एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। उनकी तरफ से बताया गया कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने भी उसका जवाब दिया। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया। साथ ही बताया गया कि हमें एक काम दिया गया था, एक जॉब दी गई थी एक तरीके से, उसको हमने पूरा किया है। तो भारतीय सेना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं, ये सेना की ओर से कहा गया। अब जो लड़ाई होगी वो पिछले जैसी नहीं होगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। कहा कि नौसेना सर्विलांस डिटेंशन में लगी हुई थी, हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट्स दिए, हमने उन खतरों को पहचाना जिन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाना था। ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल और एयरक्राफ्ट की जानकारी दी गई, ये एडवांस राडार के जरिए दी गई। हमारे पायलट रात और दिन में ऑपरेट करने के लिए तैयार थे, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एक्शन के लिए तैयार थे। संदिग्ध दुश्मन जहाज को कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका हमने पास के सालों में नहीं दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी गई है देशवासियों के सामने। साथ ही साथ तमाम जो अन्य बातें हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया और ये संदेश साफ किया कि हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ थी पाकिस्तानी सेना ने, लेकिन इसको अपना बना लिया, नुकसान के लिए अब वही जिम्मेदार है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले एक वीडियो भी बाकायदा दिखाया जाता है। इसमें प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, ये उसमें दिखाया गया। इसके जरिए भी एक अलग संदेश जो है वो भी पाकिस्तान को दिया गया कि अपने विनाश के लिए खुद पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब व्यक्ति पर विनाश छाता है तो सही और गलत में फर्क करना उसको नहीं आता है। और वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है और काफी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी गई हैं। मैं आज आप सबके साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने
हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days war fighting. तो भारतीय सेना के तीनों ही डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना आपने, और उसके बाद भी आपको हमने ये जो जानकारियां महत्वपूर्ण रही उसके बारे में बताया है। हमारे दिल्ली से संवाददाता विनय सिंह जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी हम लेंगे। विनय, भारतीय सेना के जो तीनों ही डीजीएमओ है उनकी ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको जरा एक बार समअप करिए, बड़ी बातें क्या रही इसकी? देखिए, बहुत सी अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, और जो शुरुआत की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसमें बताया गया कि जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया था वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ था, आतंकी ठिकानों के खिलाफ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया था, लेकिन उनके बचाव में पाकिस्तान की मिलिट्री आ गई और पाकिस्तान की मिलिट्री ने आतंकियों के साथ मिलकर भारत पर गोलीबारी की। भारत की तरफ से साफ संदेश था कि हमने किसी पाकिस्तानी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, बल्कि आतंकियों को जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं उनको निशाना बनाया, लेकिन उनके बचाव में पाकिस्तानी मिलिट्री आई। यह भी कहा गया कि जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे थे, बशर्ते वो टर्की के ड्रोन थे जिनको कहा जाता है कि बहुत हाई क्वालिटी के ड्रोन हैं, लेकिन भारत ने बखूबी लेजर तकनीक अपनाकर उन ड्रोन को मार गिराया, जिससे कि भारत के बहुत से शहरों में जो नुकसान हो सकता था वो नहीं हो पाया। एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो एयरबेस है उनको तबाह किया गया, भारत के किसी भी एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वायुसेना भी बिल्कुल तैयार है, और साथ ही साथ नेवी की तरफ से भी बताया गया कि अरब सागर को पूरी तरह से नजर रखे हुए है भारतीय सेना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि भविष्य में, चूंकि कहा गया कि अगर कभी भविष्य में फिर से युद्ध की जरूरत पड़ती है तो हर बार भारत की तकनीक अलग होगी। जरूर नहीं है कि जो तकनीक इस बार इस्तेमाल की गई है भारत वही तकनीक अगली बार भी इस्तेमाल करे, अलग तकनीक हर बार इस्तेमाल की जाएगी। जिस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन और जो मिसाइल दागी जा रही थी उनको बखूबी नष्ट किया गया। साथ ही साथ एक संदेश भी दिया गया है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। रामधारी दिनकर सिंह की ये पंक्तियां हैं, इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। जो वीडियो दिखाया गया उसमें ये रामधारी दिनकर जी की पंक्तियां हैं, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। यानी कि एक तरह से संकेत दिया गया है कि अब भविष्य में अगर फिर से पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो इस बार जो स्थिति है वो युद्ध स्तर पे होगी, क्योंकि साफ कहा गया है कि याचना नहीं अब रण होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का भारत की तरफ से इस बार इस्तेमाल किया गया। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम यानी कि कई लेयर्स में सुरक्षा चक्र एयर सिस्टम में बनाया गया था एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि जो ड्रोन या मिसाइल जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे एक लेयर से अगर चूक जाते तो दूसरी लेयर उसको नष्ट कर देती थी। यानी कि बहुत सोच समझ के जो मल्टी लेयर एयर सिस्टम है
है वो बनाया गया था, जो ड्रोन और जो मिसाइल दागे जा रहे थे। और यही कारण है कि एक भी ड्रोन भारत में नहीं गिरा, क्योंकि मल्टी लेयर सिस्टम जो है वो उनको नष्ट कर रहा था। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि हमारे नागरिकों पे पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा था, जिसको बचाने में भारत की जो सेना है वो कामयाब रही है। आतंकियों पर हमले को लेकर यह भी कहा गया कि जो आतंकी है वो एलओसी यानी कि जो पीओके है उसमें बैठे थे और उसी को लेकर लगातार भारत की कार्रवाई जारी थी। इस बीच पाकिस्तान की जो सेना है वो कूद पड़ी और साथ ही साथ ये भी बताया कि मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से जो पाकिस्तान के जो हमले हैं उनको नाकाम किया गया। यानी कि एक तरह से भविष्य में अगर कभी फिर से भारत पर आंख उठाकर देखता है पाकिस्तान, तो भारतीय सेना दुगनी मजबूती के साथ भारतीय सेना की जो नई रणनीति है उसके साथ पाकिस्तान को जवाब देगी। और ये तमाम एक तरह से बताया गया है कि किस तरह से पहलगाम हमला, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि जो आतंकी है उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, सिविलियन को निशाना बनाना शुरू किया है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला है वो इसका उदाहरण था। पाप का घड़ा भर गया, यानी कि साफ बताया गया भारतीय सेना की तरफ से, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो इसका आतंक की गतिविधियों के कैरेक्टर किस तरीके से बदले हैं पिछले कुछ सालों में, इसी के बारे में आज खास तौर से इस पर जो ध्यान आकर्षित है वो किया गया है सेना की ओर से। बने रहे तीन हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। विनय सिंह दिल्ली से हैं, साथ ही श्रीनगर से मीर आफ्ताब हैं, तो जम्मू से अमित शर्मा है। मीर, आपके पास आते हुए आज डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उससे पहले अभी जम्मू कश्मीर में किस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं, जब से ये सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर का जो ऐलान हुआ था, उसके बाद देखा जाए जितने भी बॉर्डर एरिया के लोग हैं, खासकर मैं कश्मीर घाटी की उड़ी की बात करूंगी, क्योंकि मैं उड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा मकान डैमेज हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे लोग तकरीबन देखा जाए तो 70% लोग यहाँ पे दूसरी जगहों पे शिफ्ट हुए थे। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे बारामूला पुलिस ने लोगों से कहा है कि कई शल ऐसे होंगे जो अभी फटने से रह गए हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को एरिया में भेज दिया गया ताकि उनको डिफ्यूज किया जाएगा और लोगों का यहाँ पे और जानी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिलहाल लोग खुश हैं, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनसे कहा गया है कि वो एहतियात बरतें और एहतियात से काम लें और पुलिस के साथ ताउन करें। जी ठीक है। अमित, आपके पास क्या अपडेट मिल रही है? अमृतसर में किस तरीके से चौकसी बढ़ाई दी गई है फिलहाल जो वर्तमान में हालात पड़े हुए हैं उनको देखते हुए? साक्षी, बिल्कुल अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में सुरक्षा जरूर पुख्ता कर दी गई है। हालांकि रेड अलर्ट जारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा साथ में लोगों को ये भी कहा गया है कि उनको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ब्लैकआउट का बिल्कुल सिचुएशन नहीं है। हालांकि अमृतसर एयरपोर्ट जो 7 तारीख से बंद किया गया था, आज उसको भी चालू किया गया है और साथ में ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की एयरलाइंस के साथ मीटिंग चल रही है, 4 बजे तक मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद रात को 9 बजे पहली उड़ान शुरू हो सकती है। ये एक बड़ी खबर है कि पहली उड़ान आज से शुरू हो सकती है, जो 7 तारीख से बंद थी और अभी उसका टाइम था। लेकिन जो हालात हुए, जो सीज फायर हुआ, उसके बाद दोनों देशों के हालात फिर से शांतिपूर्ण हुए। उसके बाद आज से एयरपोर्ट दोबारा से चालू किया गया और अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिन्होंने अपनी फ्लाइटें कैंसिल करवाई थी वो दोबारा से फ्लाइटें अपनी अभी बुकिंग करवा सकते हैं। हालांकि घरेलू उड़ानें अभी चालू रहेगी, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बारे में भी कोई फैसला नहीं लिया गया। साक्षी, ठीक है। अमित, मैं आऊंगी आपके पास। विनय, एक बार फिर आपके पास आते हुए, देखिए आज शाम को डीजीएमओ लेवल पर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनके लेवल पर बातचीत होनी है। शाम 5 बजे का समय दिया गया है, लेकिन उससे पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बड़ी बातें कहना, जैसा कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था, आम लोगों पर आतंकी हमले हो रहे थे और साथ ही यह भी साफ किया कि हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। यह क्या संदेश देता है, क्या बताता है? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि भारत ने अब तक किस तरह जवाब दिया है। भविष्य में किसी तरह की पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत की जाती है तो भारत कितना तैयार है। न सिर्फ एयर डिफेंस के जरिए बल्कि नेवी भी भारत की बिल्कुल तैयार है, मिलिट्री बिल्कुल भारत की तैयार है और एडवांस तरीके से
जो मुख्य बात कही गई कि हर युद्ध में भारत अपनी रणनीति बदलेगा। सेना की तरफ से साफ कहा गया कि अगर कभी भविष्य में युद्ध की जरूरत पड़ती है तो भारत अपनी रणनीति बदलेगा। यानी कि जो अभी तक हमने जो पिछली 7 तारीख से लेकर जब तक सीज फायर नहीं हुआ था, जो भारत की रणनीति देखी, चाहे वो एयर डिफेंस का मल्टीपल सिस्टम हो या फिर लगातार जिस तरह से मॉक ड्रिल की गई, ब्लैकआउट किया गया, भारत के जो नागरिक हैं उनको अलर्ट और जागरूक किया गया, तो इसको लेकर अगर कभी दोबारा भविष्य में किसी तरह से युद्ध की स्थिति आती है तो भारत अपनी रणनीति बदलेगा। ना सिर्फ स्ट्राइक को लेकर, यानी कि पाकिस्तान को जवाब देने से लेकर पाकिस्तान की जो सरजमी है, जिस तरह से इस बार हमने देखा कि पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया गया, आतंकी जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से कहा गया था कि तकरीबन 100 आतंकी पाकिस्तान में जो पनाह पा रहे थे उनको मौत के घाट उतारा गया है। 35 से 40 पाकिस्तान आर्मी के जवान इसमें मारे गए हैं, जिसमें कि कई ऑफिसर भी शामिल हैं। तो अगली बार जो भारत की तरफ से अगर किसी तरह की जवाबी कार्रवाई होती है पाकिस्तान से की तरफ से सीज फायर उल्लंघन करने के बाद, तो तगड़ी जो जवाबी कार्रवाई होगी और इससे ज्यादा जो नुकसान अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुआ है उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को अगली किसी कार्रवाई में होगा। यानी कि साफ चेतावनी भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को कि भविष्य में कभी ऐसी गलती पाकिस्तान ना करे जो पहलगाम में की गई है। किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा, यह प्रधानमंत्री की तरफ से साफ संदेश पहले ही दे दिया गया है। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, यह भी कल की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है। भारतीय सेना ने भी अपनी भविष्य की तैयारियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी है और बताया है कि अगली बार जो अगर पाकिस्तान हमला करता है तो दुगने ताकत से भारत पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देगा। जी बिल्कुल। और देखिए मीर, जब कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी भी जो टारगेट रहा भारत की ओर से उनकी डिटेल्स जो है वो शेयर की गई, बाकायदा तस्वीरों के साथ शेयर की गई। और आज भी तस्वीरें दिखाकर, खास तौर से तस्वीरें थी जो पाकिस्तान में एयरबेस भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में तबाह किए गए हैं, उन एयरबेस की तस्वीरें दिखाकर बताया गया कि हमको ना के बराबर नुकसान हुआ है, मिनिमल लॉस हमको हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। मीर जी, मैं आपको बता दूं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर दावा किया गया, वीडियो दिखाए गए, शॉट दिखाए गए, ड्रोन की जो फुटेज है वो भी दिखा दी गई कि हमने जो यहाँ से अटैक कर दिया था, क्योंकि जो पहले वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चला गया था जिसके दौरान 9 लोकेशन पे अटैक करके वहाँ पे जो उनकी जो लोकेशन तबाह कर दी गई थी जहाँ पे मिलिटेंट रहते थे और मिलिटेंट मार गिराए गए थे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो जंग जैसी छिड़ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जो सेना के जो बैंकर्स हैं इन पे अटैक करता रहा, या यहाँ पे ड्रोन भेजता रहा, यहाँ पे मिसाइल भेजता रहा, लेकिन उन्हें जवाब अच्छी तरह से मिल गया और उनके जितने भी ड्रोन थे या यहाँ पे जो मिसाइल वो दाग दिए थे उनको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया था हमारी सेना ने या हमारी एयरफोर्स ने। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, बाकायदा तौर पर वो दिखाया गया, लोगों से कहा गया, लोगों के सामने लाया गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा झूठ का सहारा ले रहा है और उनके झूठ को हमारी जो सच है, सच के द्वारा लोगों तक ये पहुंचा दिया गया है। जी और देखिए मीर, आपसे अगला सवाल मेरा ये भी होगा, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो खास तौर से इस पर जो मुख्य आकर्षण रहा वो इस बात पर भी रहा कि पिछले कुछ सालों में जो आतंक की गतिविधियां रही हैं पाकिस्तान की ओर से, उनके कैरेक्टर किस तरीके से बदले हैं। इसका एग्जाम्पल जम्मू में पिछले साल जो शिवखोड़ी है वहां पर जो आतंकी हमला हुआ जिसमें सिविलियंस को सीधे तौर पर टारगेट किया गया, उसका दिया गया। और इस बार भी पहलगाम में जब ये आतंकी हमला हुआ तो वहां पर भी सीधे जो वहां पर टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, यानी कि जो सिविलियंस थे उनको कैसे निशाने पर लिया गया, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई धर्म नहीं है, तो उनका हमेशा निशाना जो होता है वो उसके सेना के साथ लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, क्योंकि सेना के साथ जब भी वो लड़ाई लड़ रहे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है उनको मार गिराया जा रहा है और उनका हमेशा निशाना जो आम नागरिक है वही रहा है। कश्मीर घाटी में जितने भी देखा जाए यहाँ पे जो चुन चुन के यहाँ पे उन्होंने बाहरी राज्यों से जो मजदूर यहाँ पे आए थे उनको कई बार यहाँ पे मार दिया गया था, या यहाँ पे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, शिवखोड़ी का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे या तो उन लोगों को मार गया था शिवखोड़ी में जो यात्रा करने के लिए आए थे उनको मार दिया गया था। इसी तरह पर्यटक जो यहाँ पे आए थे उनका किसी के साथ लेना देना नहीं था, वो अपने पैसा खर्च करके यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, यहाँ की वादियों से लुत्फअंदोज होने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें भी यहाँ पे टेररिस्ट ने मार दिया था, वो भी धर्म पूछ के मार दिया था। लेकिन सबसे अहम बात है कि सेना ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया, लोगों के सामने सब कुछ पिक्चर लाई है जो पिछले
7-8 दिनों के जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें कौन सी सेना को विजय मिली है, सब कुछ लोगों के सामने लाएगा और लोगों से बताया गया है कि आगे अगर पाकिस्तान एक मरतबा फिर ऐसी कोशिश करेगा तो उसे यहाँ से भरपूर जवाब दिया और वो जवाब दिया जाएगा जो हमेशा के लिए वो याद रखेगा। जी ठीक है अमित, आपके पास आते हुए देखिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पिछले कई दिनों से तमाम जानकारियां दी जा रही हैं और ये तो साफ है कि जो हमारी सेना है वो अलर्ट मोड पर अभी भी बरकरार है और जब चाहे तब चाहे वो जो है जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर कर सकते हैं। लेकिन अमृतसर में किस तरीके से अभी जो आपके पास जानकारी है, इनपुट्स हैं, उसके हिसाब से जो अपडेट वो आपको मिल रही है? बिल्कुल, सेना मुखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही ये जाहिर कर चुके हैं अपनी मंशा की जो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी शुरू है। तो इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करने की दोबारा कोशिश करेगा, जैसे सीज़फायर के बाद पाकिस्तान ने दोबारा कोशिश की थी, तो उसका जवाब उसे उसी समय दिया जाएगा। तो रेड अलर्ट अमृतसर है, बॉर्डर एरिया की सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई है। बीएसएफ के जवानों की टुकड़ियां वहां पे लगातार सर्च अभियान चला रही है, क्योंकि माहौल खराब होने से पहले की बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें करने की कोशिश की जाती थी। ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियार को पंजाब में भेजा जाता था और यहाँ से फिर आगे सप्लाई किए जाते थे। तो उस पर पैनी नजर रखी जा रही है, ड्रोन एक्टिविटी पर पैनी नजर रखी जा रही है और रात को भी बीएसएफ के जवान लगातार जो सर्च अभियान करते नजर आ रहे हैं। और अगर शहर की बात करें तो शहर में लगातार पंजाब पुलिस के जवानों के हाथ में कमान है, जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जाए। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दें। जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले हमने आपको भारतीय सेनाओं के जो डीजीएमओ हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया गया, लेकिन इसमें इंडियन नेवी का कैसे रोल रहा है। भारतीय जो नेवल ऑफिसर है उनकी ओर से एएन प्रमोद की ओर से बड़ा बयान दिया गया, बताया गया कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को घुसने नहीं दिया गया। बताइए आपको, साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के एयर डिफेंस ने आतंकी हमले नाकाम किए हैं। इंडियन नेवी ने अपने कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट किया है, बचाया है। हम जहां चाहें जब चाहें तब वार कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बताया गया, आपको हम सुनवाते हैं। The presence of an aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Karel battle group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdhu Varna, Jai Hind. आपने जिनकी तरफ से तमाम महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो दी गई, इसी को लेकर सवाल विनय आपसे है मेरा। भारत की जो तीनों ही सेनाएं हैं, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो या फिर थल सेना हो, अपने आप में सक्षम है, शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर भारतीय नौसेना की बात करें, इंडियन नेवी की बात अगर खास तौर से यहाँ पर की जाए, उसकी भूमिका की बात करें, इस बारे में खुद जो हमारे वाइस एडमिरल हैं एएन प्रमोद, उन्होंने कहा कि हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए इससे भी।
देखिए, नेवी की तरफ से भी साफ संदेश दे दिया गया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब उनकी तैयारी पूरी थी, और न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साफ कहा गया है कि अभी खत्म नहीं हुआ और भविष्य में भी किसी तरह का कोई कार्रवाई भारत की तरफ से करनी पड़े तो नेवी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे सिस्टम नेवी की तरफ से लगाए गए हैं जो कि 100 से 150 किलोमीटर या फिर इससे ज्यादा की रेंज पर भी धावा बोल सकते हैं, हमला कर सकते हैं दुश्मनों की मिसाइल का, दुश्मनों के ठिकानों का। तो नेवी भी अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है और हमेशा सतर्क रहने की बात भविष्य में भी भारतीय सेना की तरफ से की गई है, और इसलिए भारतीय नेवी की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे अरब सागर की सुरक्षा की बात हो, अरब सागर में निगरानी की बात हो या फिर किसी अन्य भारतीय सुरक्षा की बात हो। नेवी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी भविष्य को लेकर भी साफ बता दी है। जी बिल्कुल। और देखिए विनय, अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की बात कर लें, जब वो रामदास जो प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जब उनकी कविता की शुरुआत हुई, जो पंक्तियां थी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, और ये बात सच भी है। जब भी किसी व्यक्ति जो है वो विनाश के रास्ते पर होता है तो वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। कुछ वैसा ही पाकिस्तान का हाल इस वक्त बना हुआ है। पाकिस्तान को लेकर यह भी आज जब कहा गया कि हमारी लड़ाई सीधे तौर पर आतंक के साथ है, आतंकवादियों के साथ है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपने से कनेक्ट कर लिया, खुद के साथ जोड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही सेना के अधिकारियों की तरफ से इस बात को लेकर की गई कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 तारीख को किया गया वो आतंकियों के लिए शुरू किया गया, लेकिन आतंकियों के निशाने बनाए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया और भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइल दागने लगी। तो साफ ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी सेना है इसका मायना यही है कि जो पाकिस्तान की सरजमी है वो आतंकियों की मददगार है, आतंकियों की मदद कर रही है, और इसीलिए जब आतंकियों पर भारतीय सेना ने हमला बोला, भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, तो फिर पाकिस्तान की सेना बीच में आ गई, बीच में उन्होंने इसको अपनी लड़ाई बना लिया। ये सेना के अधिकारियों की तरफ से साफ इसमें कहा गया, और यही कारण रहा कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई भारत की तरफ से, उसकी जवाबी कार्रवाई की, और जिसमें कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को दिया। पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट किया गया, पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन को निस्तनाबूद किया गया, जिसमें कि पाकिस्तान का अच्छा खासा नुकसान 35 से 40 भारतीय जो अगर हम बात करें कि अलग अलग भारत के जो अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की कोशिश, क्योंकि एक बार एक रात को तकरीबन 15 भारतीय मुख्य शहरों को और अगली रात को तकरीबन 2 दर्जन भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और भारतीय सेना की संयमता और सतर्कता ये बताई कि किस तरह से भारत के जो मुख्य शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, उनको सुरक्षित रखने में भारतीय सेना कामयाब रही। उल्टे पाकिस्तान का नुकसान हुआ, बहुत से एयरबेस, तकरीबन 4 एयरबेस जो पाकिस्तान के हैं वो नष्ट हुए, 35 से 40 जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं वो मौत के उनकी मृत्यु इस जवाबी कार्य में हुई है। तो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, भारत का इस पूरे जवाबी कार्य में किसी तरह का ना तो कोई नुकसान हुआ है ना ही किसी शहर को नुकसान पहुंचा। जी बिल्कुल। और देखिए मीर, इसी बात का जिक्र जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार होता भी गया कि हम जब जवाबी कार्रवाई करते हैं तो हम बहुत ही संयमित तरीके से करते हैं, बहुत संयम के साथ करते हैं और बहुत ही नियंत्रित तरीके से करते हैं, और ये वजह भी है कि जिससे भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो तबाही मची है उसके सबूत हम बार बार दे भी रहे हैं। कुछ लोग इमरान खान के सपोर्टर बन गए, कुछ लोग यहाँ पे देखा जाए तो शहबाज शरीफ के सपोर्टर बन गए। यही कारण है कि यहाँ पे बर्बादी पीक पे पहुंच चुकी है। हालांकि देखा जाए बर्बादी पीक पे पहुंचने के बावजूद वो लगातार आतंकी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकी कैंप चला रहे हैं, जिसको हमारी सेना ने, हमारी जो एयरफोर्स है उन्होंने घुस के वहां पे मारा है, घुस के वहां पे उनके
जो कैंप से उनको बर्बाद कर दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान ना सुधरने का नाम नहीं ले रहे तो उनके लिए फिर बदकिस्मती की बात है। और ऐसा भी लग रहा है कि आने वाला जो समय होगा, पाकिस्तान का जो नक्शा है दुनिया के नक्शे से ही मिटने की जो शुरुआत है वो होने वाली है। जी बिल्कुल। और देखिए मीर, अगर फिलहाल की स्थिति में देखा जाए, जो लक्ष्य दिया गया था भारतीय सेनाओं को वो तो पूरा हुआ। ये खुद बताया गया कि हमारा जो मिशन है उसको हमने अचीव किया है, लेकिन हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। जो अगला मिशन है उसके लिए भी हम तैयार हैं। और खुद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, वो भी लगातार जारी है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो ऑनगोइंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको फिलहाल होल्ड पे रखा गया। मैं आपको ये कह दूं कि पाकिस्तान पे भरोसा करने की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान पे भरोसा करने वाली बात ही नहीं है। हमारी सेना को पता है ये कभी ना कोई गड़बड़ फिर से अंजाम दे सकते, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये लगातार कंटिन्यू रहेगा। हाँ बिल्कुल, फिलहाल होल्ड पे रखा गया है, लेकिन जब वो वहां से कोई हरकत करेंगे तो यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ही उनको उसी तरह से जवाब मिलेगा जिस तरह से पिछले कई दिनों से उनको मिल रहा है। जी विनय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारी सेनाओं की ओर से, तमाम जो जानकारियां रखी जाती हैं, बताया जाता है, उसमें जो हम एक तरीके से साहस की कहानी भारतीय सेनाओं की बताते हुए जो हम प्रूफ देते हैं, जो हम इमेजेस लेकर आते हैं, जो वीडियोस हम दिखाते हैं, वो दुनिया को दिखाना, पाकिस्तान के साथ ही नहीं केवल दुनिया को दिखाना कि ये वो सबूत है, ये वो हमारी साहस की कहानी है जो भारतीय सेना की है, जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद लगातार पल रहा है उसको दिखाते हैं, शो करते हैं, वो कितना जरूरी है? और देखिए, प्रेस वार्ता में हमने कल भी देखा था कि तीनों सेना के अधिकारियों की तरफ से वो ठिकाने दिखाए गए जिनको भारत ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें उन आतंकी संगठनों के ठिकानों की दिखाई गई, जिससे ये पता चलता है कि जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जो आतंकियों को जो ठिकाने हैं निस्तनाबूद किया, वो कितने सही हैं और कितने जरूरी थे वो। क्योंकि बहुत से आतंकी ठिकाने ऐसी जगह पे, चूंकि जो पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर है उसमें ये आतंकियों के ठिकाने चल रहे हैं और जो भारत ने नष्ट किए हैं वो बहुत जरूरी थे, क्योंकि आतंकियों के जो ठिकाने हैं, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने जहां पे ट्रेनिंग कैंप थे, तस्वीरों के जरिए ये बताया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से कि जो भारत की जो सीमा है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, या फिर ये कहें कि एलओसी है, उससे कितनी कम दूरी पर थे ये और इनको नष्ट करना कितना जरूरी था। तस्वीरों में ये भी साफ बताया जा रहा है कि जो भारतीय सेना की तरफ से जो निशाना दागा गया है उससे कितना नुकसान पहुंचा है, कितना सटीक नुकसान यहां पे पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर आतंकी जो ठिकाने नष्ट किए हैं उनको हुआ है। तो तस्वीरों के जरिए सेना साफ ये बता रही है कि उनकी जो लोकेशन है वो क्या रही है, कितना जरूरी था, जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे कितने नजदीक थे। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब भी भारत में कोई आतंकी घटना होती है तो उसमें जो आतंकी आते हैं इसी पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर से आते हैं और नजदीकी बॉर्डर के होने के कारण उनको भारत में कहीं ना कहीं घुसने में आसानी मिलती है। और इसलिए इन आतंकी ठिकानों की तस्वीर के जरिए ये साझा किया जा रहा है कि बॉर्डर के कितने नजदीक थे और जो निशाना और जो नुकसान इन ठिकानों को पहुंचाया है वो कितना पहुंचाया गया है। जी। और विनय, जब जब पाकिस्तान की ओर से ये झूठे दावे होते हैं, झूठे क्लेम पाकिस्तान करता है कि हमने भारतीय सेना को इतना नुकसान पहुंचाया है या फिर हमने भारत के किसी भी लड़ाकू विमान, खासतौर से राफेल को मार गिराया है, जो लगातार जो झूठे वादे पाकिस्तान की ओर से जो दावे हुए हैं उसके लिए भी कितना जरूरी है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अभी कई दावे किए गए, कहा गया कि भारतीय सेना ने किसी तरह का नुकसान पाकिस्तान में नहीं किया है और इसीलिए भारतीय सेना की तरफ से तस्वीरों के जरिए ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का किसी तरह का नुकसान भारतीय सेना ने नहीं पहुंचाया, लेकिन तस्वीरों के जरिए साफ ये बताया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से कि पाकिस्तान में जो संगठन, आतंकी संगठन चल रहे थे उनको निशाना बनाते हुए कार्रवाई की है और कितना नुकसान पाकिस्तान का इस जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से हुआ है वो भी बताया गया। तो पाकिस्तान बशर्ते ये कह रहा है कि किसी तरह का नुकसान भारतीय सेना ने उनको नहीं पहुंचाया, लेकिन भारतीय सेना तस्वीरों के साथ सामने आ रही है और बता रही है कि नुकसान पाकिस्तान को इस तनाव के बीच में भारतीय सेना ने पूरा पहुंचाया है। जी
बिल्कुल, और ये वजह भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीर लगातार जो सबूत हैं, तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो भी हम देते हैं। कल भी शिव स्तोत्रम के जरिए हमने एक संदेश दिया और आज भी हमने रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कविता की, उसके जरिए भी एक संदेश कड़ा पाकिस्तान को दिया मीर आफ्ताब। आवाज पहुंच रही है आपको मीर? मीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यही सवाल विनय आपके साथ होगा मेरा, क्योंकि आज शाम को 5 बजे डीजीएमओ लेवल की बातचीत भी होनी है, जो कि दोपहर 12 बजे तय तो हुई थी, लेकिन टाइम जो है वो खिसक कर 5 बजे पहुंच गया है। लेकिन उससे पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कितनी ज्यादा जरूरी? देखिए, डीजीएमओ की जो वार्ता होनी है, हालांकि वो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ज्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि साफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो डीजीएमओ की प्रेस वार्ता होगी उसके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन अब शाम को जब ये प्रेस वार्ता होनी है तो माना जा रहा है कि सीज फायर, जो कि सीज फायर अभी वर्बली हुआ है, सीज फायर हुआ है जो उसमें किसी भी तरह की गोलीबारी भारत और पाकिस्तान की तरफ से नहीं चलेगी, इन बातों पर हुआ है। अब जो वार्ता जो डीजीएमओ की होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें और क्या इस सीज फायर को लेकर शर्तें रखी जाती है। भारत कह रहा है कि सीज फायर जो हुआ है वो भारत ने अपनी शर्तों पे किया है। क्या पाकिस्तान अपनी तरफ से भी कुछ बात इस सीज फायर को लेकर रखता है, ये देखना होगा। और जो प्रतिबंध भारत की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान नागरिक के वीजा से जुड़ा हुआ हो या फिर जो सिंधु जल संधि है उससे जुड़ा हो, क्या पाकिस्तान के डीजीएमओ उस पर बात करते हैं, देखना होगा। लेकिन फिलहाल इंतजार होगा इस वार्ता का डीजीएमओ भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि माना जा रहा है कि तकरीबन शाम 5 बजे होनी है। उस बातचीत का क्या किसी तरह कोई औपचारिक वार्ता करके इसके बारे में बताया जाता है, भारत की तरफ से यह भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि सीज फायर से जुड़ी कई बातों पर दोनों देशों के डीजीएमओ हॉटलाइन पर आज शाम को बात करेंगे। जी, तो क्या विनय ये मुमकिन है कि हालांकि भारत ने अपनी शर्त पर ही जो सीज फायर है वो किया था, लेकिन जो भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर तमाम जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या मुमकिन पाकिस्तान की ओर से उन पर बातचीत हो? देखिए, जब बातचीत होगी तो माना जा रहा है कि बहुत से मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफ से बात रखी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंध हो या फिर सीज फायर को लेकर पाकिस्तान और क्या बात रखता है और क्या शर्त रखता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब चूंकि भारतीय शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है तो भारत का पलड़ा फिलहाल भारी है। इस वार्ता के बाद ही पता चल पाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या किसी तरह की कोई शर्त रखी गई है और भारत ने क्या उन शर्तों को माना है या नहीं, ये भी इस वार्ता के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है अमीर, आपके पास ताजा अपडेट क्या आ पा रही है, क्योंकि लगातार हमारा जो हमारी सेना है वो लगातार पूरी चौकसी बरते हुए है तमाम सीमाओं पर, और खास तौर से श्रीनगर को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर सीज फायर हो भी चुका है, लेकिन हमारी जो सेना है, हमारे जो जम्मू कश्मीर का पुलिस है, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वो लगातार हाई अलर्ट में। जितने भी यहाँ पे जो वो एरियाज है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स का ज्यादा गुजरना होता है, सिक्योरिटी फोर्स की ज्यादा मूवमेंट होती है, उन एरियाज में सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है। वहाँ पे सबसे पहले सवेरे यहाँ पे बाज़ाब्ते तौर पर एक पेट्रोलिंग पार्टी है जो सवेरे पहले चेक करती कहीं कोई दहशतगर्द ने कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा या कोई आईडी तो छुपा नहीं, उसके बाद उनकी मूवमेंट को अलाउ किया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा गया फोर्सेज को। लोग भी अब जबरदस्त खुश हैं, क्योंकि लोग चाहे जो धमाका होता है, चाहे वो हवा में होता है, जमीन पे होता है, लोग परेशान होती है। और जाहिर सी बात है, खासकर बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो जबरदस्त परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने 65 का वार जो हो उसमें भी जेला है, 71 का वार जो हो उसमें भी जेला, या 98 का जो करगिल युद्ध था उसमें भी उन्होंने हमेशा ये तबाही देख ली। इसलिए लोग ये चाहते थे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं शांति आ जाए, और जाहिर सी बात है वो शांति आ चुकी। लेकिन ये अब पाकिस्तान तक वो क्या शांति पे बरकरार रहेगा या यहाँ से उसे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। जी विनय, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डीजीएमओ है भारत के, उनका हल्का फुल्का अंदाज भी देखने को मिला जब उन्होंने विराट कोहली यानी कि क्रिकेट का एग्जाम्पल लेकर पाकिस्तान पर तंज कसा। देखिए, एक उदाहरण दे रहे थे सेना के अधिकारी और बता रहे थे कि जब वो मैच देखा करते थे, जब एशेज सीरीज हो रही थी
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, तो उसमें किस तरह से एशेज का जिक्र किया गया था और क्रिकेट का जिक्र किया, तो विराट कोहली जिन्होंने आज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, उनका भी जिक्र इस प्रेस वार्ता के बीच में है। हालांकि अधिकारी की तरफ से जो बात बताई जा रही थी वो एशेज सीरीज को लेकर बताई जा रही थी, लेकिन आज चूंकि क्रिकेट के लिहाज से एक बड़ी खबर विराट कोहली के टेस्ट मैच के रिटायरमेंट से लेकर है, इसलिए सेना के अधिकारी तरफ से इसका जिक्र किया। हालांकि जो उदाहरण दे रहे थे वो एशेज सीरीज को लेकर दिया जा रहा था। ठीक जी विनय, आपका भी और मीर आफ्ताब आपका भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अब तक पूरी खबर और जानकारी विस्तार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां तो हमने आपके सामने रखी, लेकिन बीते कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ की ओर से, उसके बारे में एक विस्तार भरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के साथ टेंशन के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ और